नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे मृदा के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ सॉइल की। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने कृषि के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी। कृषि के संबंध में ये अंतिम वीडियो लेक्चर है। इसके बाद हम अगले चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ मृदा के 5 प्रकारों की चर्चा आपसे होगी, क्योंकि सीटेट के ईवीएस सेक्शन की दृष्टि से 5 प्रकार ही सब पर्याप्त हैं, इन्हीं से प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1956 में भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। तो मैं यहाँ केवल आपको 5 भाग बता रहा हूँ, क्योंकि सीटेट ईवीएस सेक्शन की दृष्टि से 5 भाग ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न आएगा। बाकी की 8 भाग की अगर बात करें तो जब मैं आपको कोर ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उन सभी 8 भागों के बारे में बात करूंगा और ICAR ने किस प्रकार से भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण किया है इसके बारे में चर्चा आपसे वहाँ होगी। तो यहाँ केवल सीटेट ईवीएस की परीक्षा की दृष्टि से उतनी ही चीज़ों को हम समेटेंगे जितने की हमें आवश्यकता है। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिएगा, मिट्टी के मेन 5 प्रकार आपके सामने हैं और हर एक मिट्टी के प्रकार के अनुसार उस मिट्टी की कुछ विशेषताएं होती हैं और उस मिट्टी की विशेषता के आधार पर उसमें उगने वाली कुछ प्रमुख फसलें होती हैं। तो शुरू करते हैं पहली मिट्टी के प्रकार के साथ। तो सबसे पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, जलोढ़ शब्द, जलोढ़ ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है। नदियाँ पर्वतों से आ रही हैं और पर्वतों से अपने साथ बहुत सारी मिट्टी इत्यादि लेके आती हैं और जब वो पर्वतों से उतरकर मैदानी भागों में आती हैं तो मैदानी भागों में मिट्टी जो इकट्ठी हो जाती है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा भूभाग पर यही मिट्टी पाई जाती है। अगर ये कहें कि 45% एरिया में, भारत के पूरे एरिया के 45% एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो मैदानों और नदी घाटियों में पाई जाती है। मैदानों में और नदी घाटियों में पाई जाती है। मान लीजिए कोई नदी पहाड़ से उतर के आ रही है और नीचे उसकी घाटी है तो उसकी घाटी में भी ये बहुत सारी मिट्टी आपको जरूर मिलेगी। नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित है। नदी जो अवसाद लेके आ रही है, जो पहाड़ों से बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी इत्यादि लेके आ रही है और उनको वो मैदानों में बिछा देती है और उसके बाद वो बहुत लंबे समय में सारे कंकड़ पत्थर मिक्स हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, तो उनसे जलोढ़ मिट्टी बन जाती है। तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद, इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्स, जो नदी अपने संग अवसाद लाती है उसके द्वारा ये निर्मित होती है। इसका दूसरा नाम है कांप मृदा या कछारी मृदा। जलोढ़ मिट्टी को ही कांप मृदा या कछारी मृदा कहते हैं। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में पाई जाती है। इसके अलावा तटीय मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिनों में। तटीय मैदानों, देखिएगा मैं समझाता हूँ आपको। उत्तर भारत में तो ये आपको मिलेगी ही सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तटीय मैदान की अगर बात करें, देखिएगा यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत हैं, इधर आपका अरब सागर है और यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो आप देखेंगे इन पर्वतों के और इस अरब सागर के बीच में यहाँ पे मैदान है। ये पर्वत आपके यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत, ये आपका समुद्र है, इसके बीच में यहाँ पे पतले पतले मैदान हैं जो यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर यहाँ कन्याकुमारी तक आपके मिलेंगे आपको यहाँ से। तो आप देखेंगे इन मैदानों को तटीय मैदान कहा जाता है, इन मैदानों को तटीय मैदान कहा जाता है। इसके अलावा पूर्वी घाट पर्वतों के इधर, यानी कि इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी से आप इंडिया की तरफ चलेंगे तो पहले आपको मैदान मिलेंगे, उसके बाद पहाड़ मिलेंगे। तो ये मैदान जो होंगे वो कैसे होंगे? तटीय मैदान होंगे। तो तटीय मैदान पश्चिमी घाट पर्वतों के किनारे पे भी हैं, पश्चिम तटीय मैदान आपको मैंने पढ़ाया था पहले, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, ऐसे ही आपके पूर्वी तटीय मैदान हैं। तो तटीय मैदानों पे, यानी कि उत्तर भारत में सर्वाधिक मिलेगी आपको ये मिट्टी। इसके अलावा तटीय मैदानों पर, तटीय मैदान जो कि मैं बता रहा हूँ भारत के इस एरिया में, बंगाल की खाड़ी से जब इंडिया की तरफ आएंगे और अरब सागर से जाएंगे तो तटीय मैदानों में, और प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिनों में। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनके बेसिन में, बेसिन का मतलब क्या है? जहां नदी अपना मुहाना बना रही है, जहां नदी अपना मुहाना बना रही है तो वहां आपको मिलेंगी। जैसे ये आपका नीचे का मैं इंडिया यहाँ का बना ले रहा हूँ, ये इतना इंडिया मैंने यहाँ बना लिया, तो जो नदियाँ यहाँ निकल रही हैं तो यहाँ पे इनके बेसिन हैं, मुहाने हैं, यहाँ पे भी ये मिट्टी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। भारत में सर्वाधिक भाग पर इसी का विस्तार है। कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है, चूँकि नदियों द्वारा लेके आई जा रही है, पहाड़ों से आ रही है, पहाड़ों पे बहुत सारी वनस्पति पाई जाती है। इस मिट्टी में वनस्पति मिक्स हो जाती है और धीरे धीरे वो खाद में बदल जाती है तो मिट्टी उपजाऊ होगी। उपजाऊ हो तो इसलिए क्या फ़ायदा होगा इसका? कृषि के लिए उपयुक्त है और इस पर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि मैं आपको कृषि के बारे में बता चुका हूँ कि बार बार एक ना एक फसल बार बार की जाती है।
तो बार बार फसल कब कर सकते हैं? जब मिट्टी कैसी हो, उपजाऊ हो, मिट्टी की उर्वरक शक्ति अधिक होगी, तब उस पर गहन खेती कर सकते हैं। तो गहन कृषि की जाती है, कृषि के लिए उपयुक्त है। मुख्य फसलें गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना आदि, ये इसकी मुख्य फसलें हैं। तो आपने देखा जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। अगली मिट्टी की बात करें, लाल पीली मिट्टी। देखिएगा नॉर्मली लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका सही नाम है लाल पीली मिट्टी, क्योंकि एकदम लाल नहीं होती, लाल पीली जैसी होती है। इंग्लिश में कहते हैं रेड येलो सॉइल। भारत की दूसरी प्रमुख मिट्टी है, यह भारत की दूसरी प्रमुख मिट्टी है। कहाँ पाई जाएगी? दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में। दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में यह पाई जाएगी। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में। देखिएगा ये आपका भारत है। आशा करता हूँ इस मैप से आपको थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। चलिए, ये भारत है आपका। ये नीचे का एरिया, ये इतना एरिया, ये वाला, इसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। इसे कहते हैं दक्कन का पठार कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो दक्कन के पठार के पूर्वी भागों में, दक्कन के पठार के पूर्वी इस एरिया में, पूर्वी भाग ये हो गया, और दक्षिणी भागों में इस एरिया में, यानी कि इधर उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, इधर आपका तमिलनाडु का, है ना, ये सब एरिया में लगेगा। दक्कन के पठार का पूर्वी और दक्षिणी भाग में यहाँ वर्षा थोड़ी कम होती है, इधर वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी वाला मानसून यहीं टकराता है। तो यहाँ इस एरिया में बारिश कम होती है, इधर बारिश ज़्यादा होती है। तो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में ये ज़्यादा पाई जाएगी, जहाँ वर्षा कम होती है। लोहे के ऑक्साइड, कौन सा? फेरिक ऑक्साइड। इसका रंग लाल क्या होता है? क्योंकि इसमें लोहे का ऑक्साइड पाया जाता है, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। तो लोहे के ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है। मुख्य फसलें मूंगफली, आलू, तंबाकू, रागी। मुख्य फसलें जो हैं इसकी मूंगफली, आलू, तंबाकू, रागी, और तंबाकू बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। तो दूसरी मिट्टी देखी आपने, लाल पीली मृदा। तीसरी मिट्टी की बात करेंगे, काली या रेगुर मृदा। काली मिट्टी या रेगुर मृदा, इसके और भी नाम है। तो मैं आपको काली मिट्टी के बारे में पहले बता चुका हूँ, कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिएगा इसका निर्माण लावा के द्वारा हुआ है। इसके जो काली मिट्टी का निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ है? लावा के द्वारा हुआ है। आज से काफ़ी हजार लाख साल पहले जब काफ़ी सारे ज्वालामुखी फूटते थे, तो उनसे जो लावा निकला, फिर वो लावा धीरे धीरे ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद फिर वो बहुत कई सालों में टूट के मिट्टी जैसा हो गया। तो उस लावे से इसका निर्माण हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लावे से, जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निकलता है। भारत की तीसरी प्रमुख मिट्टी है, पहली जलोढ़, दूसरी लाल पीली, तीसरी काली या रेगुर, इंग्लिश में ब्लैक या रेगुर सॉइल। भारत की तीसरी प्रमुख मिट्टी है। निर्माण काय के द्वारा हुआ है इसका? लावा के द्वारा। दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में सर्वाधिक मिलेगी। दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भागों में, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा ये भारत, ये आपका इंडिया, दक्कन का पठार बता रहा हूँ, ये एरिया दक्कन का पठार है। तो उत्तरी और पश्चिमी, यानी कि इस एरिया में, उत्तरी ऊपर की तरफ हो गया, पश्चिमी इधर हो गया। तो ये एरिया कैसा हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को ऐसे देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो उत्तरी पश्चिमी एरिया ये हो गया ना। तो इस एरिया में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, है ना, ज़्यादा पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाएगी? काली रेगुर मिट्टी दक्कन पठार के उत्तरी पश्चिम भागों में सर्वाधिक विकास, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको? तो आप देख रहे हैं इस एरिया में, यह महाराष्ट्र है। इसके अलावा गुजरात में मिलेगी, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी थोड़ी मिलेगी। ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। मैंने आपको बताया काली मिट्टी कपास के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसीलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है रेगुर, इसका एक नाम और है रेगुर। कपास के अतिरिक्त इसमें गन्ना, गेहूं, प्याज और फलों की खेती भी की जाती है। यानी कि कपास मुख्य फसल है जो कि काली मिट्टी में होती है, लेकिन इसके अलावा, कपास के अलावा गन्ना भी हो जाता है, गेहूं, फसल, फलों आदि। आपने देखो महाराष्ट्र में गन्ना मिलें काफ़ी हैं, गन्ना किसान बहुत हैं। उत्तर प्रदेश में इसको करेल की संज्ञा दी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को करेल कहा जाता है। कुछ जगह यूपी में भी ये पाई जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा नमी मिलेगी इसके अंदर आपको। और कोई भी मिट्टी इतना ज़्यादा पानी अपने अंदर, नमी अपने अंदर धारण नहीं कर सकती जितना काली मिट्टी कर सकती है। अब मान लीजिए किसी एरिया में काली मिट्टी है, मान लो कोई खेत है, काली मिट्टी है और उसमें बहुत सारा पानी है, तो पानी को सारे को सोख लेगी। और जब वो सूखेगी तो उसमें चटकन पड़ जाती है ना, दरारें पड़ जाती हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा मैगजीन्स में या अखबारों में
जब भी किसानों से संबंधित कोई खबर आती है तो अक्सर करके एक फ़ोटो आता है, एक किसान बैठा हुआ है, उसके पीछे खेत और खेत में बहुत दरारें पड़ी हुई हैं, बहुत दरारें। तो ये दिखाते हैं, देखो सूखा पड़ा हुआ है, देखिएगा वो फ़ोटो ये दिखाने के लिए कि सूखा है। लेकिन काली मिट्टी, सूखा हो ना हो, काली मिट्टी की विशेषता है कि एक तो सबसे ज़्यादा पानी सोख लेती है, और जब वो सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपसे सवाल पूछे, सबसे ज़्यादा नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है। सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं तो ऐसा लगता है जुताई कर दी है, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। अब जैसे मैंने देखा, आपको बताया, लाल पीली मिट्टी का लाल रंग किसकी वजह से था? लोहे के ऑक्साइड की वजह से, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। इसीलिए इसका काला रंग टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, लोहे का एक ऑक्साइड है। काली मिट्टी का काला रंग टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, जो कि लोहे का ऑक्साइड है, और एल्यूमिनियम के कारण काला रंग होता है। एग्जाम में ज़्यादातर पूछते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको मिलता है, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से काली मिट्टी का रंग काला होता है। अगली मिट्टी है लैटेराइट, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, उच्च तापमान होगा, वहाँ लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। लैटेराइट मिट्टी की एक खासियत क्या है कि जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी मिट्टी के खनिजों को अपने साथ अंदर ले जाता है। लैटेराइट मिट्टी का मतलब है कि जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा पानी होता है तो ज़्यादा पानी क्या करता है? मिट्टी के खनिजों को काफ़ी अंदर ले जाता है। तो मिट्टी की ऊपरी परत में जहाँ पौधों का विकास होता है, भाई पौधे 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर तक पनपते हैं, उसके नीचे तो नहीं जाते पौधे, तो ऊपरी परत में से सारे खनिज चले गए अंदर, तो ऊपरी परत में खनिजों की कमी हो जाती है ना। तो मैंने आपको बताया था उत्तर पूर्व भारत में घटपर्णी पौधे पाए जाते हैं, कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, क्योंकि पानी ज़्यादा है, और पानी क्या करता है? बहुत सारे खनिजों को अंदर ले जाता है, तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो वो पौधे क्या करते हैं? कीटों को खा के अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो बात करते हैं लेटराइट मिट्टी की। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विकास होता है। अत्यधिक जल के कारण खनिजों का निक्षालन हो जाता है। खनिजों का निक्षालन का मतलब है कि मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है और यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, तो पानी जब ज़मीन में अंदर जाएगा तो सारे खनिज, मतलब मैक्सिमम खनिज को वो बहुत अंदर ले जाएगा, और जब खनिज बहुत अंदर पहुँच जाएंगे तो ऊपर के एरिया में जहाँ पौधों का विकास होता है, यहाँ खनिज होंगे नहीं, तो पौधों को खनिजों की कमी हो जाएगी, तो अत्यधिक जल के कारण खनिजों का निक्षालन हो जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत के गिरपथ प्रदेशों में, पश्चिमी घाट पर्वत के गिरपथ प्रदेशों में, और कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में। देखिएगा पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक है, ये इतना नाइट ऑफ इंडिया, ये पश्चिमी घाट पर्वत है इस इलाके में। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहाड़ है, तो पहाड़ के नीचे का इलाका है, जैसे मान लो ये पहाड़ है ना, इधर से आप जाएंगे तो पहाड़ आपको मिलेगा, तो पहाड़ों के जो पैरों वाले इलाके होते हैं उन्हें कहते हैं गिरपद। गिर माने पहाड़ और पद माने पैर, ठीक है ना। तो जो गिरपद इलाके, क्योंकि यहाँ से बारिशें होती हैं, ऐसे करके बारिश होती है, तो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है कहाँ? पहाड़ों के नीचे वाले इलाके में इकट्ठा हो जाता है, और जब पानी इकट्ठा हो जाएगा तो अपने संग खनिज ले जाएगा, तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लेटराइट मिट्टी हो जाएगी। तो पश्चिमी घाट पर्वतों के गिरपद प्रदेशों में, इसके अलावा कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में जो आपका ये भारत आपका आगे वाला मैंने बना दिया, ठीक है ना, ये आपका सिक्किम या अरुणाचल, नागालैंड, ये सब के, तो पूर्वोत्तर भारत में भी ये मिट्टी पाई जाती है। रबड़ कॉफ़ी की फसल के लिए सर्वोत्तम है। लैटेराइट मिट्टी रबड़ और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन इसके अलावा चाय, कहवा, सिनकोना, काजू, मसाले इत्यादि इसमें उगाए जाते हैं। तो देखा है आपने, केरल में मसाले वसाले बहुत होते हैं, केरल में यही मिट्टी बहुत पाई जाती है। ध्यान रखना एक बात और ख़ास है इसकी, सूखने पर ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, सूखने पर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, इसलिए ईंटों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेचुरली सूखने पर बहुत कठोर हो जाती है, और इसीलिए ईंटें बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कठोर हो जाती है। ईंटें बनाएंगे तो आग में पका देंगे तो और ज़्यादा कठोर हो जाएगी, तो ईंट मजबूत बनेगी, इसलिए ईंटें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवी मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान। रेगिस्तान की मिट्टी आप जानते ही हैं अनउपजाऊ होती है, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है, और भारत में रेगिस्तान 2 जगह पाए जाते हैं, जैसा कि मैं आपको पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो सीरीज से देखिएगा, आपका सीटेट EVS में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ राजस्थान में रेगिस्तान मिलेगा, इस एरिया में, यहाँ मिलेगा इस एरिया में, पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ। ये थार का रेगिस्तान है, भारत में भी है, पाकिस्तान में है, और यहाँ लद्दाख में मिलेगा आपको। लद्दाख में इस समय आप देखें चीन के संग जो हमारा विवाद चल रहा है, लद्दाख में भी आपको क्या मिलेगा? रेगिस्तान मिलेगा। लद्दाख में मिलेगा शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, और राजस्थान में मिलेगा आपको गर्म मरुस्थल, लेकिन दोनों जगह मरुस्थल है। तो भारत में राजस्थान और लद्दाख में विस्तृत है।
रेगिस्तानी क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा आपको मिलती है, कृषि के अनुसार अनुपजाऊ है। मरुस्थलीय मृदा जो होती है वो कृषि के अनुसार कैसी होती है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन फिर भी कम जल की आवश्यकता वाली फसलें जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, तिलहन है, ये सब इसमें हो जाती हैं। जिन फसलों में कम पानी की आवश्यकता होती है जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तिलहन आदि इस मिट्टी में हो जाती हैं। तो आपने देखा जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली या रेगुर मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और मरुस्थलीय मृदा। आशा करता हूँ सब समझ में आया होगा।